हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अफगानिस्तान के जेल के अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। वो जेल जहां पर अमेरिकी फौज ने अल-कायदा और आईएसआईएस के बड़े बड़े दहशतगर्दों को कैद करके रखा था। आज पहली बार कैमरा अफगानिस्तान की उस जेल के अंदर पहुंच गया जहां कैदियों तक धूप भी नहीं पहुंच पाती थी। जिस जेल में कभी 5000 खूंखार कैदी थे, आज वो जेल खाली पड़ी है। तालिबान ने सारे दहशतगर्दों को रिहा करके भगा दिया। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद बगराम बेस पर मौजूद जेल में सारे आतंकवादियों को खुला छोड़ दिया गया। बगराम बेस की इस जेल में कई ऐसे आतंकवादी थे जिनका इंडिया से कनेक्शन था। केरल से जो नौजवान भागकर अफगानिस्तान पहुंचे थे, जो सीरिया जाकर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भागे थे, इन सबको अफगानिस्तान की सरकार ने पकड़ लिया था। इन इंडियंस को अमेरिकी फौज को सौंप दिया था। ये 14 लोग भी बगराम बेस की जेल में थे, लेकिन 15 अगस्त के बाद इस जेल से ये 14 लोग भी गायब हो गए। बगराम बेस की जेल से निकले सैकड़ों आतंकवादी भागकर कहां गए, रिहा होकर कहां कहां निकल गए, इसके बारे में किसी के पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद बगराम बेस से जो आतंकवादी भागे हैं, उनमें बहुत से तालिबान की फोर्स में शामिल हो गए हैं, जबकि काफी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी थे और 15 अगस्त के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इनमें से कुछ आतंकवादी पीओके में भी देखे गए हैं। अब खतरा यह है कि पाकिस्तान बगराम बेस की जेल से छूटे इन आतंकवादियों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने में कर सकता है। इसलिए यह खतरा बड़ा है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि बगराम बेस की जेल में कौन कौन से टॉप टेररिस्ट कैद थे, इनके जुर्म क्या थे, इनका जुल्म क्या था, तो आपको अंदाजा लगेगा इन खूंखार हैवानों का जेल से बाहर भाग जाना कितना खतरनाक हो सकता है। बगराम एयरबेस काबुल से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हजारों एकड़ में बना हुआ है और इसी के अंदर वो जेल है जहां अल-कायदा, आईएसआईएस खुरासान, तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगी जैसी दहशतगर्द तंजीमों के आतंकवादी कैद है। पहली बार कैमरा बगराम की पुले चरकी जेल के अंदर पहुंचा। जेल के अंदर से जो वीडियो सामने आए वो हैरान करने वाले थे, चौंकाने वाले थे। जहां एक वक्त 5000 कैदी थे, जहां 24 घंटे हाई सिक्योरिटी थी, वहां सब कुछ वीरान है, सुनसान है। खाली जेल के अंदर सिर्फ कुछ तालिबानी कमांडर्स मौजूद हैं। क्योंकि इन कमांडर्स की यहां ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए बगराम बेस की जेल फिलहाल इन कमांडर्स का घर बन गई है। बगराम एयरबेस पर यह जेल अमेरिकी फौज ने बनाई थी। पिछले 20 साल में अमेरिका और अफगानिस्तान की फौज ने जिन बड़े और खूंखार आतंकवादियों को पकड़ा था, उन्हें इसी जेल में रखा गया था। इस जेल के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा आम कैदियों के लिए, जबकि दूसरा आइसोलेशन वार्ड खूंखार कैदियों के लिए था। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बगराम एयरबेस पर बनी जेल अमेरिका की ग्वांटानामो बे जेल जैसी है, यानी ऐसा कैद खाना जो सिर्फ मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के लिए कुख्यात है। इन कैदियों को रखने का सिस्टम काफी अलग था। जेल के अंदर छोटे छोटे सेल बने हुए थे, जबकि उसी के ठीक सामने कई जगहों पर ऐसे एरिया बने हुए थे जिनमें एक साथ 30-30 आतंकवादियों को रखा गया था, यानी एक ही हॉल के अंदर 30 कैदी रहते थे। इस जेल के अंदर 84 वॉच टावर्स बने हुए थे, मतलब कम से कम 84 स्नाइपर्स दिन रात जेल की सिक्योरिटी में तैनात थे। बाकी अलग अलग लेवल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी थे और यह सब कुछ अमेरिकी फोर्स के कंट्रोल में था। पिछले 20 साल से अमेरिका ही बगराम एयरबेस पर मौजूद था, लेकिन 2 जुलाई को अचानक अमेरिकी फौज ने बगराम एयरबेस को खाली कर दिया, इसकी लाइट काट दी और अफगानिस्तान की सेनाओं को बिना बताए चुपचाप रवाना हो गए। अगले 1 महीने तक अफगानिस्तान की फोर्सेस यहां मौजूद रहीं, लेकिन अब यहां तालिबान के कमांडर्स के अलावा कोई नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी के निशान नजर आते हैं। जेल में आतंकवादियों के लिए स्पेशल सेल्स बने हुए थे।
कैदियों पर 24 घंटे निगरानी के लिए प्रॉपर सर्विलेंस सिस्टम था। एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम भी ऑपरेशनल था। कैदियों की सेल के ठीक ऊपर एक लोहे का जाल लगा हुआ था, यानी नीचे कैदी थे तो ऊपर असॉल्ट राइफल्स लिए अमेरिकी सोल्जर्स मौजूद रहते थे। 2 जुलाई के बाद बगराम बेस की सिक्योरिटी अफगानिस्तान की फौज को सौंप दी गई। 15 अगस्त से पहले तक सब कुछ सिस्टमैटिक था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबान ने काबुल पर जीत का ऐलान किया, तालिबान के लड़ाके प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसे, उसके बाद से अफगानिस्तान की फौज ने तालिबान के सामने हथियार डालने शुरू कर दिए और बगराम जेल भी इससे अछूता नहीं रहा। पहले 2 जुलाई को यहां से, जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिकी फौज चुपके से निकल गई थी और बाद में तालिबान के सामने अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने बिना लड़े ही बेस खाली कर दिया। जो गार्ड्स जेल की सिक्योरिटी में थे वो मैदान छोड़कर भाग गए। यानी जिस जेल के अंदर कम से कम 5000 कैदी मौजूद थे, उसके बाहर पहरा देने वाला कोई नहीं बचा। कई कैदी मौका देखकर जेल तोड़कर भाग निकले और उसके बाद बचे हुए कैदियों को तालिबान ने रिहा कर दिया। देख रहे हैं आपके एक हेलीकॉप्टर खड़ा है और इस हेलीकॉप्टर को आगे से भी जो है ख़राब किया गया है। हमने देखा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पुर्जे निकाले गए हैं। इस तरह हेलीकॉप्टर के जो दरवाजे हैं दोनों अतराफ के, ये दरवाज़ा है जहाँ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं, ये दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। पीछे की तरफ हम आएँ तो पीछे हम आपको बताते हैं, ये अफगानिस्तान का झंडा जो है बनाया गया इस हेलीकॉप्टर पर। इसी तरह पीछे अगर इस हेलीकॉप्टर के हम देखें तो पीछे भी इसके पुर्जे निकाले गए हैं। हमें नज़र आ रहा है कि कुछ एक्सरसाइज का सामान यहाँ पे रखा गया है। लगता यही है कि इस जगह के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे वो फारिग वक्त में आते थे और यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे। हमारे साथ एक तालिब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। دا हेलीकॉप्टर دلته و چې امریکایان دلې و چې د وټل دې ځای څخه بیا امریکایانو دا हेलीकॉप्टर خراب کړی و او نور چې وی هغه جوړ هغه بیولې او دا و پاته و جوړ و دا خراب کړی د برای پریشه دغه। इनका कहना ये है कि ये हेलीकॉप्टर जो है जिस वक्त अमेरिकी अफवाज यहाँ से निकले तो वो अपने तैयारे जो हैं ले गई हैं और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे मौजूद था और इसको जो है अमेरिकी फोर्सेस ने जो है ख़राब कर दिया और नुकसान पहुँचाया ताकि ये उड़ ना सके। यह हेलीकॉप्टर भी जेल के अंदर था और ये तस्वीरें भी जेल की थी। हैरानी की बात है कि तालिबान ने लश्कर और जैश के दहशतगर्दों के साथ साथ ISIS के कई टॉप कमांडर्स को भी इस जेल से आजाद कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल है असलम फारूकी। मौलवी अब्दुल्ला उर्फ असलम फारूकी ISIS खुरासान का चीफ है। 4 अप्रैल 2020 को अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे नंगरहार प्रोविंस से गिरफ्तार किया था। काबुल के गुरुद्वारे में जो आतंकी हमला हुआ था वो उसका मास्टरमाइंड था। पिछले 1 साल से बगराम में कैद था, लेकिन जैसे ही तालिबान ने बगराम जेल को टेक ओवर किया, अपने कैदियों को छुड़ाया, तो उसने फारूकी समेत ISIS के आतंकवादियों को भी बाहर निकाल दिया। असलम फारूकी का बेस पाकिस्तान में था, इसलिए वो दोबारा पाकिस्तान चला गया है। पता तो यह भी चला कि बगराम की जेल में तहरीक तालिबान का सरगना फकीर मोहम्मद भी कैद था। 15 अगस्त के बाद वो भी भाग गया। इसी तरह वकास महसूद, हमजा महसूद, जरकावी महसूद, जैतुल्ला महसूद, कारी हमीदुल्ला, हमीद महसूद और मजहर महसूद जैसे दहशतगर्द भी अब आजाद घूम रहे हैं। अफगानिस्तान की बगराम जेल में जैश ए मोहम्मद के भी कई दहशतगर्द बंद थे, लेकिन अब वो दोबारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको जैश के आतंकवादी वकार की तस्वीरें दिखाई थी। यह दहशतगर्द बगराम से सीधा POK पहुंचा था और वहां इसका हवाई फायरिंग से वेलकम किया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि ISIS की मोस्ट वांटेड आतंकवादी आफिया सिद्दीकी भी इसी बगराम जेल में कैद थी।
पे ये जेल बनाई हुई है, क्योंकि इंतहाई ये वो बता रहा है, जैसे अब्दुल्ला बता रहा है कि हमें एक दूसरे से मिलने का भी इस वक्त मौका नहीं देता। और यहीं पे वो बता रहा था कि यहाँ पर ही कोई लेडीज़ जेल भी है, लेडीज़ कैद खाना भी है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर आफिया सदीकी, डॉक्टर आफिया सदीकी को भी इन्हीं किसी जेल के कमरों में यहाँ पर रखा गया था। कमरे तो नहीं कह सकते हैं, हमको खाने यहाँ पर चलते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस्म की ये सूरत हाल से ये गुजरते हों। यहाँ पर ऐसे कैदी भी थे कि जिनको वो लेकर आते थे और फिर दूसरे दिन पता भी नहीं चलता था कि वो कहाँ चले गए हैं। कम्युनिकेशन का सिस्टम भी है, राब्ते का सिस्टम भी है, तो खुफिया तौर पे यहाँ से ये अभी तो ये बन गई है। यहाँ पर एक खुफिया तौर पे एक तार इन्होंने निकाली हुई थी जो यहाँ से लेकर आते थे, और यहाँ पर इन्होंने चार्जर रखा हुआ था। ये छोटा सा सुराख बनाई हुई थी कि कोई अगर आए तो उसको नज़र ना आए, और फिर मोबाइल पे कॉल करके इसको मोबाइल को यहाँ पर ये बंद करते थे कि पता ही नहीं चल सके कि यहाँ पर कुछ चीज़ है। यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है, यहाँ पर कैदियों को जंजीर से बांधते थे, और हाथ और पीछे हाथ भी इनके बांधते थे, और पाँव में जंजीर डालते थे, और फिर अंदर लेकर आते थे। ये जब कैदियों को यहाँ पे कुछ आराम देने के लिए या जेल से निकालने के लिए, कुछ हवा देने के लिए, ताज़ा हवा देने के लिए जब निकालते थे, तो पहले ये गेट है, ये गेट का यहाँ से गेट को खोलते थे, नीचे से गेट खुल जाता था, और फिर बताया जा रहा है कि 15-20 मिनट के लिए तमाम कैदियों को यहाँ पर इस खुली जगह पर छोड़ देते थे। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद बगराम के साथ काबुल और कंधार की जेल से भी कई कैदी रिहा हुए थे, लेकिन चूंकि बगराम में अमेरिकी सैनिक थे, स्पेशल फोर्स के कमांडोज तैनात थे, इसलिए वहां दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों को कैद रखा गया था। लेकिन 16 अगस्त को इन जेलों से हजारों कैदियों के रिहा होने की तस्वीरें सामने आई। बगराम समेत दूसरी जेलों के सामने खुद तालिबान के कमांडर्स मौजूद थे। अल-कायदा, जैश, लश्कर और आईएसआईएस खुरासान के हजारों कैदी जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें आगे का रास्ता दिखाने वाला तालिबान ही था, और कई दहशतगर्दों को तो खुद तालिबान के फाइटर्स पाकिस्तान बॉर्डर तक छोड़कर आए। कई कैदी तो ऐसे थे जो जेल से रिहा होने की खुशी में तालिबान के कमांडर्स का हाथ तक चूमते हुए नजर आए। आज पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर्स के साथ साथ टर्की के कुछ रिपोर्टर्स को भी बगराम जेल के अंदर जाने की परमिशन मिली। टर्की के रिपोर्टर ने बताया कि जेल छोड़ने से पहले अफगानिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैदियों की सेल बंद कर दी थी। बाद में कुछ कैदी जेल तोड़कर निकले और बाकी को तालिबान ने आजाद कर दिया। You've got screens all around now, busted. The CCTV footage servers are right there, no longer operational. Remote control still inside. All around you have remnants, orange overalls that the prisoners used to wear. This guy's sitting on a punching bag that the prisoners and the inmates made, improvised and made it themselves. You've got other things as well. Clothes lining up, some washing detergent there, towels all over, prayer mats, as well as a lot of religious books. We saw some Qurans lying on the side as well. It's a complete mess. To think that 30 to 40 people were living in each one of these units, this cell, it's a communal cell, and they have dozens of them all over the place. Outside they had a bit of a outdoor recreational area, but they were under constant surveillance from above. As the Taliban were moving in, the guards, the prison guards stationed above the mesh over the inmates, shuttered the gates completely, locked them up and threw away the keys. Meaning that the inmates were trapped. So what did they do? They improvised, opened up the mesh, tied up knots, came up and headed out that way. Once upstairs and with no way to get out, the inmates headed this way. They used this old fire extinguisher to bust the windows and got out. रिपोर्टर ने बताया कि जब अफगानी फौज के लोग चले गए तो इस जेल में जो आतंकवादी बंद थे, जो कैदी थे, वो कैसे बाहर निकले, कैसे जाल तोड़ा, कैसे ताले तोड़े। वैसे इस जेल के अंदर जो तालिबानी कैदी बंद थे वो अब भी अमेरिका से बदला लेने की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया, अब हिसाब चुकता करने का वक्त है।
तालिबान के इन कैदियों का कहना था कि वो सुसाइड बम एक्सपर्ट हैं, अब अमेरिका के खिलाफ फिदाइन हमले करेंगे और अटैक और तेज कर देंगे। उन्होंने मुझे कमरे में अलग बंद कर दिया और मेरे कमरे को बहुत ठंडा कर दिया। मैं इस वजह से मानसिक तौर पर बीमार हो गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ रहकर बहुत परेशान हो चुका हूँ। अमेरिका और पिछली अफगानिस्तान की सरकार ने मुल्क का बहुत नुकसान किया है। मेरे भाई, मेरे मजहब सबको खत्म कर दिया। मैं अब अमेरिका और अफगानिस्तान की पिछली सरकार से बदला लेना चाहता हूँ। against the government of Afghanistan and America. अब पूरा तालिबान बदला लेने के लिए कार बम अटैक करने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल नहीं डरते। ये सब हम अल्लाह के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं। अमेरिका के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो खुद को उड़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तालिबान कार में बैठकर बम लगाएंगे और कार चलाएंगे और फिर उड़ा देंगे। हमने कुर्बानियां दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम फिदाइन हमलावर हैं। तालिबान ने जिन दहशतगर्दों को खुला छोड़ दिया है, उनमें ज्यादातर अल-कायदा, तहरीक तालिबान और ISI से रिलेटेड है। आज ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में अपनी फौज इसलिए भेजी थी कि वो अल-कायदा के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना चाहता था। इसी अल-कायदा के दहशतगर्द बगराम की इस जेल में बंद थे। अब इन जेल से वो कैदी भाग निकले हैं, जिनको पकड़ने में अमेरिकियों ने बहुत दिमाग लगाया था, बहुत मेहनत की थी, पूरी ताकत लगाई थी। अब सवाल ये, क्या ये आतंकवादी रिहा होने के बाद फिर से अल-कायदा को मजबूत करेंगे, नेटवर्क फिर से बनाएंगे? क्या ये फिर से अमेरिका के लिए खतरा बन जाएंगे? इन जेलों से जो ISIS के आतंकवादी भागे थे, वो भी एक्टिव हो चुके हैं। और भारत के लिए बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान के बलबूते पर पलने वाले आतंकवादी, लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-जंगी के दहशतगर्द अफगानिस्तान की अलग अलग जेलों से रिहा कर दिए गए हैं। जाहिर है कि ISI और पाकिस्तानी फौज इनका इस्तेमाल अब भारत के खिलाफ करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने चेतावनी दी है कि चाइना बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की फिराक में है। अगर यह एयरबेस चाइना के कब्जे में आ गया तो पाकिस्तान इस एयरबेस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की पोजीशन में होगा। जेल से जो आतंकवादी छूटे हैं, उनसे खतरा उनको भी है जो खुद को दहशतगर्दों का आका समझ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तालिबान की सरकार बनी है और खून खराबे, लड़ाई झगड़ों की खबरें आने लगी हैं। असल में जिस दिन अफगानिस्तान में नई सरकार बनी, उसी दिन से अफगानिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दिखाई नहीं दिया। और आज ये खबर बहुत तेजी से फैली कि मुल्ला बरादर को कुर्सी की लड़ाई में हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों ने मार डाला है। दावा किया गया कि अफगानिस्तान की हुकूमत पर कंट्रोल की लड़ाई में मुल्ला बरादर मारा गया और यह खबर बहुत तेजी से फैली। चर्चा में दम इसलिए भी दिखा क्योंकि पिछले कुछ दिन से मुल्ला बरादर अचानक सीन से गायब हो गया है। कल कतर के फॉरेन मिनिस्टर के डेलीगेशन ने अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में भी मुल्ला बरादर नजर नहीं आया। असल में कतर के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के दौरे पर थे। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में उनका वेलकम किया गया। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने यहां अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन से बात की। तालिबान की कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स वहां मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर के एक तरफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनफी बैठे थे। हनफी के बगल में मुल्ला बरादर की सीट होनी चाहिए थी, लेकिन मुल्ला बरादर वहां नहीं था। उसकी जगह अफगानिस्तान का नया लॉ मिनिस्टर अब्दुल हनीफ बैठा था और उसके साथ साथ तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अलावा हक्कानी नेटवर्क का चीफ अनस हक्कानी भी मौजूद था, लेकिन मुल्ला बराबर उसमें नजर नहीं आया। और यह बात इसलिए हैरान करती है कि जो मुल्ला बरादर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले दोहा में अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में शामिल था, हर मीटिंग में नजर आता था, वो इतनी जरूरी मीटिंग से गायब कैसे रह सकता है? कतर के विदेश मंत्री का अफगानिस्तान दौरा तालिबान की सरकार बनने के बाद किसी मुल्क के डेलीगेशन का पहला दौरा है। इसलिए
ये मीटिंग जरूरी थी और उसमें मुल्ला बरादर का न होना बड़ी बात थी। इसीलिए दावा किया गया कि मुल्ला बरादर मर गया है। हालांकि मुल्ला बरादर के मारे जाने की खबर तो तालिबान ने गलत बताई, इसे डिनाई किया। तालिबान ने एक लेटर जारी किया और कहा कि मुल्ला बरादर सही सलामत है और कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मुल्ला बरादर के जिंदा होने के सबूत के तौर पर कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें मुल्ला बरादर अपने लोगों के साथ दिखाई दे रहा है। तालिबान की तरफ से कहा गया कि मुल्ला बरादर कंधार में है, इसलिए काबुल में कतर के विदेश मंत्री के साथ हुई मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया। और इसके थोड़ी देर बाद एक ऑडियो टेप भी आ गया। दावा किया गया कि इस ऑडियो टेप में मुल्ला बरादर की आवाज है। इस ऑडियो टेप में मुल्ला बरादर यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि यह सब तालिबान को बदनाम करने की साजिश है, तालिबान के विरोधियों का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं सफर कर रहा था, लेकिन मीडिया वालों ने कैबिनेट में मेरी गैर मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। और मेरे साथी बिल्कुल दुरुस्त हैं। न्यूज में तो हर बार इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। मेरी मौत को लेकर फैलाई जा रही खबर अफवाह है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, ये सब मीडिया की कारस्तानी है। मैं इन अफवाहों को खारिज करता हूं। हम सब पूरी तरह ठीक हैं। मीडिया तो शुरू से ही हमें डिस्क्रेडिट करना चाहती है, हमें शुरुआत से ही कमजोर करने में लगी हुई है। इस ऑडियो टेप के बाद एक और वीडियो आया। तालिबान ने वीडियो जारी करके कहा कि अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल आ रहा है। ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, तालिबान के मुताबिक ये गजनी जिले का वीडियो है। गजनी जिला कंधार से काबुल के बीच पड़ता है। तालिबान का दावा है कि मुल्ला बरादर काबुल के लिए रवाना हो चुका है, गजनी पहुंच चुका है और जल्द ही वो काबुल में सबके सामने आएगा। अब मुल्ला बरादर के इस वीडियो में कितनी हकीकत है ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान के तमाम फ्रैक्शन के बीच आपसी झगड़े चल रहे हैं। अखुंदा हो, मुल्ला बरादर हो या नसक्कानी हो, सब अलग अलग कबीलों से हैं। सत्ता में सबको ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए। अफगानिस्तान की सरकार पर पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का कब्जा चाहता है, इसलिए हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान की बैकिंग है। अफगानिस्तान में सरकार के गठन से पहले इमरान खान ने आईएसआई चीफ फैज हमीद को अचानक काबुल भेजा था और उस वक्त आपको याद होगा यह खबर आई थी कि हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने मुल्ला बरादर को गोली मार दी है। मुल्ला बरादर बुरी तरह जख्मी है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के झगड़े को सुलझाने के लिए ही आईएसआई चीफ फैज हमीद काबुल गए थे और उसके बाद से ही मुल्ला बरादर दिखाई नहीं दिया। अब सवाल यह कि जब कंधार से तालिबान के सारे कमांडर काबुल आ गए, तब मुल्ला बरादर काबुल से कंधार क्यों चला गया? वैसे भी पार के लिए जान लेना, खून बहाना, अपनी दहशत कायम करने के लिए जुल्म करना तालिबान के लिए, हक्कानी नेटवर्क के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबानी यही कर रहे हैं। इंसानियत की बातें करने वाले तालिबानी सरेआम कत्लेआम कर रहे हैं और शरिया की आड़ में महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं और अब इसके वीडियो सामने आने लगे हैं। कंधार से लेकर काबुल तक और मज़ार शरीफ से लेकर हेरात तक रोजाना अफगानिस्तान से महिलाओं की पिटाई की तस्वीरें आ रही हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं को कोड़ों से, बेल्ट से, आयरन रॉड से पीटा जा रहा है और फिर महिलाओं में खौफ भरने के लिए तालिबानी सिंपैथाइजर्स इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। लेकिन अब तालिबान की सारी क्रूरता की हदें पार हो गई हैं। तालिबान एक बार फिर सरेआम मासूम लोगों का खून बहा रहा है, उनका कत्ल कर रहा है। आज वेस्ट काबुल से परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। पता चला कि तालिबान ने यहां उन महिलाओं को निशाना बनाया जो उसकी हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर सड़क पर उतरी थी, नारे लगा रही थी। क्योंकि तालिबान ने महिलाओं के प्रोटेस्ट को गैर इस्लामिक बताकर उस पर रोक लगा दी, इसलिए इस बार तालिबान ने सड़क पर गोली चला दी। वेस्ट काबुल के दश्ते बर्ची इलाके में एक महिला को मार डाला। इस इलाके में शिया मुसलमान और हजारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वैसे तो अब तालिबान उन महिलाओं को धमकाने लगा है जो पुरानी अफगानिस्तान की सरकार में सरकारी नौकरी करती थी।
क्योंकि तालिबान को शक है ऐसे परिवारों के लोग अमेरिकी सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इस महिला ने बताया कि मुल्क में कोई सेफ नहीं है। तालिबान के फाइटर्स कभी भी किसी के घर पहुंच जाते हैं और बेवजह मारने पीटने लगते हैं। जो लोग तालिबान को मॉडरेट कह रहे हैं उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीरें आज की हैं। अफगानिस्तान के पखार प्रोविंस की हैं। यहाँ तालिबान के लड़ाके बेगुनाह लोगों को लाइन से बैठाकर कोड़े से पीटते हैं। पहले उन पर ठंडा पानी डालते हैं और फिर उनकी पिटाई करते हैं। इन लोगों का कसूर बस इतना है कि ये अमेरिका के ट्रांसलेटर्स के तौर पर काम करते थे। कुछ लोगों को तो तालिबान ने गंजा करके उन्हें सरेआम सजा दी। 20 साल पहले भी अफगानिस्तान से इसी तरह की तस्वीरें आती थी। तालिबान इसी तरह की दरिंदगी के लिए बदनाम था। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने तमाम दावे किए, इंसानियत के, महिलाओं और बच्चों के हकों की बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन तालिबान ने 1 महीने में दिखा दिया वो न बदला है न बदलेगा। और ये बात हमारे देश में मौजूद उन लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए जो कहते हैं कि ये नया तालिबान है, ये तालिबान बदल गया है। आज अफगानिस्तान का जिक्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। अलीगढ़ पहुंचकर योगी ने याद दिलाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन दान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली सरकार बनाई थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। आज योगी ने याद दिलाया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अफगानिस्तान चले गए थे और अंग्रेजों से आजादी मिलने के 32 साल पहले ही उन्होंने काबुल में भारत की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1946 में भारत लौटे और इसके बाद ताउम्र शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जमीन दान में दे दी। अब अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर करीब 92 एकड़ जमीन पर यूनिवर्सिटी बनेगी। आसपास के जिलों के 300 से ज्यादा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा की इंपॉर्टेंस को समझा। उनकी सोच सबका साथ सबका विकास की थी। वो समाज की एकता और देश की अखंडता पर नजर रखते थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने महात्मा गांधी को देश के विभाजन के कई साल पहले बंटवारे के खतरे के बारे में आगाह भी किया था। देश की आजादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का योगदान 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था और उसके अध्यक्ष बन गए थे। और उसके आजादी के बाद, आजादी यानी देश गुलाम था, उस दौरान ब्रज क्षेत्र में शिक्षा के लक्ष्य जगाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। देश को विभाजन की त्रासदी को झेलने के लिए देश 1947 में मजबूर हुआ, लेकिन 1930 के दशक में उन्होंने बापू को इस बात के लिए अवगत कराया था कि हमें देश के विभाजन की जो साजिशें रची जा रही है इससे पूरा सावधान होना होगा। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में डिफेंस की पढ़ाई पर खास फोकस रहेगा। दिनेश शर्मा ने बताया कि यह यूनिवर्सिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा के रूप में जाने जाते थे, जो पहला टेक्निकल विद्यालय है मैं समझता हूँ एशिया में होगा, वो उन्होंने वृंदावन में मथुरा में बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था। कासगंज में उन्होंने विद्यालय बनाया। बीएचयू के लिए जमीन दी। उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए उन्होंने जमीन दी, लेकिन जमीन देने वाले व्यक्ति का नाम कहीं उस विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं है। ये वो विश्वविद्यालय होगा जहां पर पहला इंडिया में डिफेंस स्टडी को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले कोर्सेज हैं उनको पढ़ाया जाएगा। और ये 92 एकड़ की परिधि में चलने वाला जो विश्वविद्यालय है, इसमें 100 करोड़ से ऊपर की राशि प्रथम किस्त के रूप में हमने जारी भी कर दी है। ये तो सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले 4-5 साल के दौरान कई विवाद हुए।
अब चूंकि जमीन राजा महेंद्र प्रताप ने दी थी, इसलिए कुछ लोगों ने जमीन वापस करने की मांग कर दी। फिर जिद्दा की तस्वीर को लेकर एएमयू में झंझट हुआ और इसके बाद देश विरोधी नारेबाजी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था वो एक जंग का मैदान बन गया। इसलिए अब अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी चुनावी सियासत से जोड़ा जाएगा। इसके दो एंगल होंगे। पहला यह कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट थे, इसलिए बीजेपी जाटों को खुश करने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बना रही है। दूसरी बात यह कही जाएगी कि हिंदू मुस्लिम वोट को पोलराइज करने के लिए बीजेपी ने दांव चला है। अब चुनाव का मौका है, इस तरह की बातें कही जाएंगी, लेकिन बड़ी बात है कि योगी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, जो करते हैं ताल ठोक कर करते हैं। लोगों को योगी का यह अंदाज पसंद आता है और इसका ताजा उदाहरण योगी का कल का बयान है, जिसमें योगी ने अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद आज पूरा विपक्ष योगी पर टूट पड़ा। योगी ने कल कुशीनगर में कहा था कि 2017 से पहले गरीबों का राशन अब्बा जान के चेले खा जाते थे, गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान के चेले डाका डालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी का इशारा अखिलेश यादव की सरकार की तरफ था, लेकिन चूंकि योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए समाजवादी पार्टी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सब एक्टिव हो गए। ओवैसी ने कई सारे ट्वीट किए। ओवैसी ने जो लिखा उसका लबोलुबाब यह था कि बाबा की सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए अब्बा जान कहना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के जिस बयान पर ओवैसी इतने ज्यादा परेशान हो गए, इतने ज्यादा नाराज हो गए, वो बयान पहले मैं आपको सुनवा देता हूं। मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, शौचालय सबको, आवास सबको, बिजली सबको, राशन मिलना है, राशन मिलना है ना, बिजली आ रही है। क्या कांग्रेस की सरकार के समय बिजली आती थी क्या? और अब्बा जान वालों की बहन जी, खैर उन दोनों लोगों को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले ये अन्न कहां जाता था? अब्बा जान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। पहले नौकरियों की बोली लगती थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, पहले नौकरी निकलती थी और लोग झोला लेके निकल पड़ते थे, एक एक नौकरी लानी होती थी। जिसने योगी का पूरा बयान सुना वो समझ गया कि योगी ने हिंदू मुसलमान डिवाइड की बात नहीं की थी। योगी अखिलेश यादव की सरकार की बात कर रहे थे। 3 हफ्ते पहले भी योगी ने कहा था कि जो पिताजी को अब्बा जान कहते हैं, इस पर अखिलेश ने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद से योगी ने अखिलेश पर हमला करने का यह स्टाइल बना लिया है। इसका मतलब यह होता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की तैशी होने का दावा करती है, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में गरीब लोगों के लिए, जिनमें गरीब मुसलमान भी थे, उनका राशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। योगी ने कुशीनगर में भी यही बात कही थी। समाजवादी पार्टी को योगी की बात चुप गई। योगी पर पलटवार किया। पार्टी के स्पोक्स पर्सन उदयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ झूठ बोलना आता है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री को केवल झूठ बोलना है, उनके पास बोलने को कुछ है नहीं। कल पूरे दिन कलकत्ता के फ्लाईओवर को अपना फ्लाईओवर, अपनी सरकार का काम बता के सरकारी विज्ञापन चलवाते रहे और पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बेइज्जती कराई। इस तरह की निर्लजता करने वाली सरकार इससे पहले आई नहीं है, इसलिए इनकी बातों पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो प्रदेश का बजट लुटवा दिया, जो प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उसका हिसाब मांगने की ज़रूरत है। वो हिसाब समाजवादी पार्टी मांगेगी और जनता को उसके आधार पर इन्हें सजा देने के लिए तैयार करेगी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भी योगी पर जमकर हमला किया। बीएसपी की तरफ से सुधींद्र भदौरिया ने कहा, ये सारे बयान सिर्फ वोटों को पोलराइज करने के लिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को सच बोलना चाहिए,
फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ध्रुवीकरण, और वो भी धर्म के आधार पर। कभी वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहस करते हैं, कभी कहते हैं कि बिजली दी जाती है फ्री में, जो एक त्योहार होता है अल्पसंख्यकों का, उस पर दी जाती है ईद मनाने के लिए, और दिवाली में नहीं दी जाती है, होली में नहीं जाती। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। कांग्रेस के नेता 2 कदम और आगे बढ़ गए। कुछ नेताओं ने तो योगी पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिए। कुछ नेताओं ने कहा कि योगी ने अपना खेल शुरू कर दिया है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए अब ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आई है। अब आप वापिस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बा जान, मैं तो पूछ रहा हूं, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? मैं तो आपसे पूछता हूं, आप जान साहब, योगी साहब, आपने आपकी सरकार में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक पॉजिटिव गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ेंगे, जिसमें हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे उस पे बात करेंगे, महिलाओं के आत्मसम्मान की कैसे रक्षा होगी उस पे बात करेंगे। जिस सरकार के नीचे हाथरस जैसी घटना हो जाए, उस सरकार को नैतिकता के आधार पे एक क्षण भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। योगी की लाइन क्लियर है, विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। वो कहते हैं कि इस्लाम से मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं है, घर भी सबको मिले, राशन भी सबको मिला, दवाइयां भी सबको मिली, उसमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन हिंदुत्व पर कोई शर्म नहीं है। योगी इसी लाइन पर चल रहे हैं। ये लाइन उन पार्टियों को दिक्कत में डालने वाली है जिन्हें हिंदुओं का वोट भी चाहिए, लेकिन वो हिंदुत्व का नाम सिर्फ इस डर से नहीं लेना चाहते कि कहीं मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाएं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या पीएसपी, ये सब योगी से परेशान हैं। वजह सिर्फ एक है, योगी सन्यासी हैं, भगवा पहनते हैं, बार बार अयोध्या जाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। इसी चक्कर में अब अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सतीश चंद्र मिश्रा हो, सबको चंदन का टीका लगाना पड़ता है। कोई रुद्राक्ष की माला दिखाता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, और सब अपने आप को राम भक्त बताते हैं। जो लोग पहले अयोध्या का नाम लेने से डरते थे, अब वो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं। और योगी के समर्थक कहते हैं ये योगी की बड़ी उपलब्धि है। आम आदमी पार्टी भी इस बार यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और पूरे भक्तिभाव से लड़ेगी। आम आदमी पार्टी कल से अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी। इसके लिए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे। इन नेताओं ने रामलला के दर्शन किए, जानकी घाट पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया। मनीष सिसोदिया ने जानकी घाट के महंत जन्मेजय शरण सिंह सहित कई संतों से मुलाकात की। मंदिर दर्शन और संतों का आशीर्वाद लेने के बाद सिसोदिया ने कहा, राम सबके हैं और सभी को अयोध्या आना चाहिए। आशीर्वाद लेने, भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ सीता माता की जानकी पीठ पर भी मुझे आशीर्वाद मिला है, संत सेवों का आशीर्वाद मिला है, मुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है, वो भगवान श्री राम की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद, और हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि भगवान श्री राम ने जिस तरह से रामराज की स्थापना की, और रामराज आज भी सारी दुनिया में एक ऐसा शब्द माना जाता है, एक ऐसी भावना मानी जाती है कि उसके बाद दुनिया में कहीं भी शासन प्रशासन का उससे बढ़िया रूप दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। सबको आना चाहिए, भगवान राम तो सबके दिल में। मनीष सिसोदिया अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं, राम राज्य और रामलला की महिमा बता रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये उनकी भक्ति है। लेकिन मुझे याद है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले दिसंबर 2018 में इन्हीं मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा,
इसलिए अयोध्या में मंदिर की जगह एक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। लेकिन अब यूपी में इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी, इसलिए मनीष सिसोदिया के विचार बदल गए हैं। और इस तरह से हृदय परिवर्तन सिर्फ मनीष का नहीं हुआ। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की। मायावती ने दावा किया अगर उनकी सरकार बनी तो बीजेपी से भी जल्दी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर देंगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि वो भी राम भक्त हैं, अयोध्या जाएंगे। और कांग्रेस के नेता तो अब ये पूछ रहे हैं कि जब जन्म स्थान पर मूर्तियां रखी गई थी तब किसकी सरकार थी? जब ताला खुला तो कांग्रेस की सरकार थी, बाबरी ढांचा गिरा तब केंद्र में किसकी सरकार थी? यानी कांग्रेस के नेता अब खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने में लगे हैं। अब जल्दी ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अयोध्या में नजर आए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी भी कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर तो जा रहे हैं। प्रियंका गांधी आज यूपी का दौरा खत्म करके दिल्ली लौट आई, लेकिन कल रायबरेली में उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत चुरुआ के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके की थी। आज प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने बड़ी बात कही। खुर्शीद ने कहा कि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का चेहरा है, प्रियंका ही यूपी में टीम कांग्रेस की कैप्टन है। सलमान खुर्शीद से पूछा गया क्या प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी, दावेदार होंगी? इस पर खुर्शीद ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी चाहेंगी तो सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगी, वरना कांग्रेस की कैप्टन तो प्रियंका ही है। हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। वो दिन रात काम कर रही हैं कि हम चुनाव में सफल हों और सशक्त रूप से चुनाव लड़ें, वही हमारा चेहरा है। उसके आगे मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी और मंत्री का चेहरा, उस पर उचित समय पर वो घोषणा करना चाहेंगी तो वो घोषणा करेंगे। वो चेहरा हमारे लिए काफी है, उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। हमको पूरी टीम बनानी है और टीम में सब हो और एक अच्छा कप्तान का चेहरा मैंने आपको बताया। उस कप्तान के चेहरे के साथ हम पूरी टीम तैयार कर रहे हैं। उस टीम में हम लोग भी कुछ खिलाड़ी हैं। सलमान खुर्शीद यूपी में कांग्रेस की बड़ी ताकत होने का दावा तो कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यूपी के पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को 403 में से कुल 7 सीटें मिली थी, जिनमें से 2 विधायक अब कांग्रेस के साथ नहीं है। खुद गांधी परिवार की स्ट्रांग होल्ड माने में जाने वाली रायबरेली से विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह बागी हो गए हैं। कल रायबरेली में प्रियंका गांधी की मीटिंग में ये दोनों नहीं आए थे। लोकसभा चुनाव में सिर्फ रायबरेली की सीट मिली, अमेठी में भी राहुल गांधी हार गए। ऐसे में प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कैसे कर पाएंगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बिखर चुका है, कांग्रेस के पास नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम। अगले साल गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने आज गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन किया। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ली। इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया। खास बात यह है कि 2017 में भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक चुने गए थे और सिर्फ 4 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के बाद मोदी ने उन्हें बधाई दी और लिखा एक प्रशासक के तौर पर वो अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। आज सिर्फ भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली, मंत्रियों पर फैसला बाद में होगा। आज भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी और रूपाणी की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे नितिन पटेल भी भूपेंद्र पटेल को बधाई देने के लिए मंच पर मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल गुजरात में राजनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले पटेल यानी पाटीदार समाज से आते हैं। भूपेंद्र पटेल कड़वा पटेल समुदाय से हैं। आज शपथ ग्रहण के तुरंत बाद भूपेंद्र पटेल ने कामकाज शुरू कर दिया। इस वक्त उनके सामने पहला चैलेंज है गुजरात के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश। बाढ़ के हालात हैं। जामनगर, जूनागढ़, राजकोट जैसे जिलों में बारिश बहुत हुई है।
और सबसे ज्यादा असर जामनगर में देखने को मिला है, जहां कालावड़ी नदी उफान पर है और इस वजह से नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लोग अपने घरों की छतों पर आश्रय ले रहे हैं। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। रात के काम में हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। जामनगर में कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ के हालात पर चर्चा के लिए नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मीटिंग भी की और प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अगर गुजरात की राजनीति की बात करें तो अब तक गुजरात में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होता है और पिछले 20 साल में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को गुजरात में हर चुनाव जिताया है। लेकिन कुछ महीने पहले जब सूरत में लोकल बॉडीज के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती और उन इलाकों में जीती जहां पाटीदार समुदाय के लोगों का दबदबा है। हालांकि ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं था, जीत कोई बहुत बड़ी नहीं थी, सीटें ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने इसे हल्के में नहीं लिया। वो इसलिए कि सूरत को सौराष्ट्र का हार्ट, सौराष्ट्र का दिल माना जाता है। सूरत की राजनीति में जो कुछ होता है उसका रिफ्लेक्शन सौराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देता है और नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। जब पटेल समाज के नेताओं ने कहा कि इस बार हम पटेल को मुख्यमंत्री बनवाएंगे, तो मोदी ने इस आवाज के मतलब को भी समझा। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल के मुख्यमंत्री बनने को सिर्फ पाटीदारों से जोड़कर देखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर पटेल समाज से ही मुख्यमंत्री बनाना होता तो कई सारे नाम चल रहे थे, नितिन पटेल, मनसुख मांडविया, लेकिन ये सारी अटकलें गलत साबित हुई, क्योंकि अंदाजे लगाने वाले परंपरागत तरीके से सोचते हैं और फैसला करने वाले मोदी अलग तरीके से सोचते हैं। मोदी ने एक नया चेहरा ढूंढा और पटेल समुदाय में भी एक सॉफ्ट लाइन लेने वाले लीडर को चुना। और दो बातें समझनी चाहिए, आज की तारीख में गुजरात की राजनीति को नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता, और दूसरी बात यह कि गुजरात में किस नेता की क्या क्षमता है, कौन सरकार चला पाएगा, किसका कितना असर होगा, यह भी मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। इसकी छाप आपको भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में दिखाई देगी। और जहां तक चुनाव जिताने की बात है तो गुजरात में चुनाव तो मोदी के नाम पर ही जीता जाएगा, ये सब जानते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।